जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी का गुरुकुल कैंपस ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे इतिहास की दुनिया भाग 2 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद में हम लोग शुरू किए थे 1789 की फ्रांस की क्रांति से और 1848 की फ्रांस की क्रांति तक पढ़ चुके थे, जिसमें वियना सम्मेलन पढ़े थे, मेटरनिख युग पढ़े थे और भी बहुत सारे बातें उसमें हम पढ़े थे। रॉबेस्पियर का शासनकाल पढ़े थे और लुईस 16वां को किस तरह से गिलोटिन का सजा दे दिया गया था, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। फिर हम पिछले क्लास में स्टार्ट किए थे आपका इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण में मेजनी के योगदानों का चर्चा कर चुके थे, जिसमें हम बताए थे कि इटली के जो रहने वाला जो मेजनी था उसको इटली के एकीकरण का अग्रदूत कहा गया था। यही मेजनी था जो कहता था कि इटली एक राष्ट्र है और यह राष्ट्र बनकर रहेगा। ठीक है, यह जो था कार्बोनारी का सदस्य था। कार्बोनारी एक गुप्त संस्था थी जिसमें कोयला के खानों में काम करने वाले लोग क्या करते थे, इसमें काम करते थे, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1810 ईस्वी में हुई थी। जो मेजनी है वह 1831 ईस्वी में यंग इटली और 1834, आपके बुक में 1834 दिए हुए हैं, लेकिन कहीं कहीं 1833 भी देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो 1834 में यंग यूरोप का स्थापना किया था। ठीक है, कि इसका एक यही कोशिश था कि इटली के लोग होकर के जब इटली का एकीकरण नहीं कर पाए तो पूरे यूरोप के लोग मिल करके वो हमारा साथ थे, हम उनका साथ दें, इस तरह से सभी देशों का एकीकरण का जो है कि मेजनी सोच रहे थे। और यह जो थे संवैधानिक गणतंत्र के क्या थे, समर्थक थे। और यह आदर्शवादी ज़्यादा थे और व्यवहारिक कम थे। मतलब कि यह तर्क को सोटू पे कस के इस बात को नहीं देखा करते थे, उनके मन में जो आया वो किए, लेकिन हाँ किस तरह से करना यह नहीं सोचे थे, तो इसलिए इनको आदर्शवादी ज़्यादा कह दिया गया है। और उस तरह उसका व्यवहार, उसका स्वरूप किस तरह का आएगा, तो उसमें व्यवहारिक के क्या थे, कम थे। और यही कारण था कि 1848 ईस्वी में उनको देश छोड़कर जाना पड़ता है। ठीक है, कारण क्या था, कारण था कि जो चार्ल्स एल्बर्ट शासक थे वो उनके खिलाफ हमेशा ये षड्यंत्र रचते रहता था और उनको अच्छा नहीं लगा और इसके कारण इसको देश निकाला की सज़ा दे देते हैं और इसको हमेशा के लिए देश छोड़कर जाना पड़ता है। चार्ल्स एल्बर्ट की मृत्यु हो जाती है 1852 ईस्वी में। चार्ल्स एल्बर्ट की मृत्यु हो जाती है 1852 ईस्वी में। चार्ल्स एल्बर्ट की मृत्यु हो जाती है। जब चार्ल्स एल्बर्ट की मृत्यु हो जाती है तब वहाँ का शासक जो है विक्टर इमैनुअल बनता है। ठीक है, और विक्टर इमैनुअल द्वितीय कहीं कहीं दे देता है। ठीक है, तो यह जो अपना प्रधानमंत्री बनाता है काउंट काबूर को बनाता है। और काउंट काबूर जो होता है एक अच्छा कूटनीतिज्ञ होता है। कूटनीतिज्ञ कहने का मतलब षड्यंत्र रचते रहता है और यह सोच समझ करके यहाँ इसके आगे का परिणाम कैसा होगा। जैसे हमारे यहाँ भी एक कूटनीतिज्ञ थे जिनका नाम था चाणक्य। ठीक है, उसी तरह का कूटनीतिज्ञ कौन था, उनसे थोड़ा कम लेवल का मानिए। ठीक है, अब आदर्शवादी, यह जो था आदर्शवादी कम थे, ये क्या था, आदर्शवादी ज़्यादा था और व्यवहारिक कम था। और यह व्यवहारिक ज़्यादा थे, मतलब कि व्यवहार में कौन सा बात कैसा आएगा, इस तरह के विचार पे ज़्यादा जोर देते थे। अब देखिए इनके सामने इटली के एकीकरण की बाधाएँ क्या क्या आ रही है। बाधाएँ आ रहा है कि एक तो वियना सम्मेलन में इटली को जो है 7 भागों में तोड़ दिया गया और 7 भाग पर अलग अलग राजवंश को स्थापित कर दिया गया है, तो एक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। फिर इनके सामने क्या है, इनके सामने है कि यह एक कमज़ोर, मतलब कि देखिए सार्डिनिया और पिडमोंट जो है मात्र इनके क्षेत्र में है और ये निस और सवाई का जो क्षेत्र है इनके कंट्रोल में है। बाकी जितना भी है मतलब लगभग 95% हिस्सा क्या है, अलग देशों के हाथों में पहुंचा हुआ है। ठीक है, तब इसका एकीकरण कैसे होगा, 5% मात्र इसके पास है, 95% का एकीकरण करना है, तो इनको जो है एक मजबूत साथ की ज़रूरत पड़ेगी। और वही मजबूत साथ इनको कब मिलेगा, क्रीमिया के युद्ध में। ठीक है, क्रीमिया के युद्ध में क्या होता है, एक देश है तुर्की। तुर्की के कुछ क्षेत्र पर ईसाइयों का भी क्षेत्र है, कुछ क्षेत्र पर प्रोटेस्टेंट है, कुछ क्षेत्र पर कैथोलिक हैं। मतलब ये वाला कैथोलिक का क्षेत्र था, ये वाला जो है प्रोटेस्टेंट का मान के चलिए। ठीक है, इस पर जो है कि रूस का अधिकार था। जो यहाँ के जो प्रोटेस्टेंट वाले जो लोग थे वह अपना क्षेत्र किसको सौंप दिए थे, रूस को सौंप दिए थे। और ये वाला जो क्षेत्र था किसको सौंपा गया था, फ्रांस को सौंपा गया था। ठीक है, अब यहाँ से बात उठता है कि अब प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक क्या है। तो जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में बहुत सारे धर्म निकल करके सामने आए हैं, वैष्णव है, शैव है, इस तरह का धर्म है। उसी तरह से जब पोप पादरियों का पर्दाफाश हुआ, मतलब कि जो पोप कहते थे कि हम शादी विवाह नहीं करते हैं, अब पता चल रहा है कि इनका अफेयर कहीं ना कहीं चल रहा है। इस तरह के कारण जो है कि ईसाई धर्म बटा और जो विरोध करके अलग हुआ उसको कहा गया प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्ट से बना हुआ शब्द क्या है, प्रोटेस्टेंट है। ठीक है,
तो प्रोटेस्टेंट वाले जो थे रूस के समर्थक थे, और कैथोलिक मतलब कि जो पुरानी बात को मानते आ रहे थे। हम बताए थे कि गैलीलियो को फांसी का सजा दे दिया था यह कहने के लिए कि धरती घूमता है और सूरज क्या रहता है, अस्थायी रहता है। ठीक, इसके लिए कि तो धरती घुमा कैसे दिया, लोग एकरे घुमा देता था, जो गैलीलियो था उसी को घुमा दिया था पोप लोग। ठीक है, उसके बाद 400 साल बाद जा करके उसको माफ़ी प्रमाण पत्र दिया जाता था। वो लोग माफ़ी प्रमाण पत्र देता था, तुम चोरी डकैती किया तो सब ला करके कहाँ रख दो, हमारे यहाँ रख दो, और हम तुमको एगो माफ़ी प्रमाण पत्र देंगे, जगरा पर गॉड क्या करेंगे, तुम्हारे गलती को एक्सेप्ट करेंगे और तुम्हारे सज़ा को माफ़ कर देंगे। कारण क्या था, कारण था कि तुम सब जितना भी चोरी चमारी किया था सब ला करके हमको दे दिया। ठीक है, और तुम तकिया के नीचे लेके सो और तुम्हारा काम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इस तरह का कल्पना किसका रहता था, पोप और पादरियों का रहता था। ठीक है, तो इसी चीज़ का पर्दाफाश किया था मार्टिन लूथर किंग का नाम आएगा सामने जब हम पढ़ेंगे आपका प्रेस संस्कृति राष्ट्रवाद चैप्टर नंबर 8, वहाँ पे आपको यह बात पूरी क्लियर समझ में आ जाएगी। अब देखिए तुर्की जो है, तुर्की का यह क्षेत्र जो था कि कैथोलिक वाले का था, यह वाला क्षेत्र प्रोटेस्टेंट वाले का था। जब 1789 की फ्रांस की क्रांति हुई, 1789 की जब फ्रांस की क्रांति हुई, तो जो लुईस 16वां था वह अपना सेना कहाँ बुला लेता है, फ्रांस में वापस बुला लेता है। तो यहाँ के जो प्रोटेस्टेंट वाले हैं यह अपना क्षेत्र किसको दे देते हैं, फिर से रूस को दे देते हैं। और फिर जब नेपोलियन तृतीय जब राजा बनता है, कब, 1848 ईस्वी में जब नेपोलियन तृतीय राजा बनता है, तो यह फिर से अपने क्षेत्र को पाना चाहता है, और यही पाने के लिए जो युद्ध हुआ, इसी युद्ध को क्या नाम दिया गया, क्रीमिया का युद्ध नाम दिया गया। यहीं से आता है कि क्रीमिया के कीचड़ में इटली के एकीकरण का फूल खिला था। एक कीचड़ क्या है, युद्ध है, क्या है, युद्ध को कीचड़ कहा गया। देखिए यहाँ पर भी कीचड़ हो गया है। ठीक है, तो क्रीमिया के कीचड़ में किसका फूल खिला था, इटली के एकीकरण का फूल खिला था। तो कैसे खिला था, बात हम आगे बढ़ाते हैं। हम बताएं कि अब किसको ज़रूरत पड़ेगी, जो कॉनकाबुर है इसको जो है कि एक मजबूत साथ की ज़रूरत पड़ेगी, और सबसे मजबूत देश अभी है कौन था, आपका फ्रांस है। ठीक है, फ्रांस देखिए, फ्रांस में जब यहाँ आक्रमण करने आता है रूस पर, मतलब रूस का जो क्षेत्र था उस पर आक्रमण करने आता है, तो इधर से ही इंग्लैंड के सहयोग से तो कर ही रहा है, साथ में इसको बिना कहे हुए, मतलब फ्रांस के जो राजा है नेपोलियन तृतीय, इसको बिना कहे हुए एक व्यक्ति है जिसका नाम है काउंटकाबुर, अपना 50,000 सेना बिना कहले इसको क्या कर देता है, दे देता है। और इस युद्ध में, क्रीमिया के युद्ध में कौन जीत जाता है, फ्रांस जीत जाता है, और फिर से उसका क्षेत्र उसको वापस मिल जाता है। ठीक है, अब काउंटकाबुर जाके कह रहा है, तो कहते हैं ना कि जो सुख में साथ दे वो रिश्ते होते हैं, जो दुख में साथ दे वो फरिश्ते होते हैं। तब नेपोलियन तृतीय को जैसे ही काउंटकाबुर यह वाला बात बोलता है, वैसे ही नेपोलियन तृतीय फोरम में, वाह कितना बढ़िया बात कहा है, और हम तुम्हारा अब कभी ज़रूरत पड़े तो हमको याद करना, हम तुम्हारा क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। ठीक है, अब जो है काउंटकाबुर अंदर अंदर खुश हो रहा है, हम यही तो चाहते थे कि कोई हमारा सहयोग करे। अब देखिएगा, लोम्बार्डी, वेनेशिया, परमा, मोडेना और टस्कनी, इतना क्षेत्र तो ऑस्ट्रिया के पास में है। रोम वाला क्षेत्र जो है फ्रांस के पास में है, नेपल्स फ्रांस के पास में है, सिसिली भी किसके पास है, फ्रांस के पास में है। ठीक है, अब सबसे पहले चाह रहा कि लोम्बार्डी जो है सबसे ज़्यादा यहाँ चावल की जो खेती होती है, यह वाला मैदान अगर हमारे अंदर आ जाए तो हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकती है। अब क्या कर रहा है विक्टर इमैनुअल का जो प्रधानमंत्री काउंटकाबुर, इस पर धीरे धीरे आक्रमण कर रहा है। ठीक है, बार बार इसको खुदिया रहा है कि अब तो तुम युद्ध करो हमसे। ठीक है, और ऑस्ट्रिया वाला नहीं कर रहा है, वो जान रहा है कि इसके सहयोगी भी कौन है, नेपोलियन है, नेपोलियन तृतीय है। ठीक है, धीरे धीरे करते करते इसको बिया देता है, एक दिन क्या कर देता है, ऑस्ट्रिया इस पर आक्रमण कर देता है। जैसे ही आक्रमण होता है, इधर से सार्डिनिया पिडमोंट के शासक जो है विक्टर इमैनुअल के जो प्रधानमंत्री काउंटकाबुर है, वह सीधे फ्रांस का सहयोग लेता है, और फ्रांस के सहयोग से लोम्बार्डी और वेनेशिया के क्षेत्र को जीत जाता है। जब लोम्बार्डी वेनेशिया के क्षेत्र को जीत लिया, तब ऑस्ट्रिया का जो शासक है वो कॉन्टेक्ट करता है किससे, फ्रांस से। कहता है कि बताइए, हमारी दुश्मनी तो आपसे तो नहीं थी, फिर भी आप जो है क्यों इसके तरफ से आकर के हमको क्या किए, प्रताड़ित किया, नहीं लड़े। ठीक है, तो फ्रांस जो है फिर से क्या करता है, लोम्बार्डी के क्षेत्र इसको रखने की इजाज़त देता है, और वेनेशिया का क्षेत्र इसको पुनः वापस लौटा दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से बात का हुआ,
अब काउंट काबूर कह रहा है नेपोलियन तृतीय से कि अब परमा मोडेना टस्कनी जो छोटा छोटा क्षेत्र है क्या इसको मिला लें। ठीक है, तो फ्रांस के शासक कह रहा है कि अगर जनमत संग्रह हो रहा है तो तुम क्या करो, मिला लो। और यही क्षेत्र है परमा मोडेना टस्कनी जिसको जनमत संग्रह के द्वारा इटली में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो है 1861 ईस्वी में जो है 6 जून 1861 ईस्वी में जो नेपोलियन तृतीय जिसका सहयोग किया था वही काउंट काबूर 1861 में क्या हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, इसके बाद विक्टर एमेनुअल बहुत नाखुश होता है कि बताओ हमारा इतना बढ़िया प्रधानमंत्री जो था वो मारा गया, मतलब मर गया बेचारा, अब हमारा देश का एकीकरण कैसे होगा। इतना हो ही रहा था कि नीचे से वो व्यक्ति फिर से तैयार हुआ जिसका नाम था गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी जो होता है पेशे से नाविक होता है और यह जो है लाल कुर्ती सेना का स्थापना करता है। ठीक है, लाल कुर्ती। ठीक है, हमारे यहाँ भी एक लाल कुर्ती सेना का स्थापना किया गया था, किनके द्वारा, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। और जो यहाँ पर जो है लाल कुर्ती सेना का जो स्थापना किया जा रहा है गैरिबाल्डी के द्वारा किया जा रहा है। और गैरिबाल्डी जो है नाव चलाता था और नाविकों के समूह को एकत्र करके लाल कुर्ती सेना का स्थापना करता है। और किस पे आक्रमण करता है, यहाँ सिसिली और नेपल्स का जो थाना क्षेत्र था फ्रांस का उस पर आक्रमण कर देता है और यह वाला क्षेत्र को कहाँ, इटली में मिला लेता है। इससे खुश होकर विक्टर एमेनुअल जो है इसको दक्षिणी इटली का शासक घोषित करने के लिए कहता है, लेकिन शासक के पद को ठुकरा देता है। देखिए कितना बढ़िया व्यक्ति है, शासन मिल रहा है बेचारा कर नहीं रहा है, शासन वाले जो पद मिल रहा है उसको ठुकरा दिया, कहा कि नहीं हम नाविक ही ठीक हैं। ठीक है, अब बच गया कौन सा क्षेत्र, एक तो बच गया वेनेशिया और एक बच गया रोम। ये दो क्षेत्र खाली बचा हुआ है, तो इस दो क्षेत्र को भी हम देख लेते हैं। जब हम लोग जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक 1866-1870 यह सेडोवा का युद्ध। सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच होता है, ऑस्ट्रिया और प्रसा। जब 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच युद्ध होती है तो ऑस्ट्रिया अपना सेना को लड़ने के लिए अपने पास बुला लेता है, जिसके कारण वेनेशिया का क्षेत्र क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। और विक्टर एमेनुअल जो है इस पर क्या कर लेता है, 1866 ईस्वी में कब्जा कर लेता है। ठीक है, एक आता है 1870 में जो है एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था सेडोन का युद्ध। ये किसके किसके बीच हुआ था, फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था। जब यह वाला युद्ध होता है तो यहाँ जो पोप की जो रक्षा सेना कर रही थी, यहाँ से सेना को वापस में कौन बुला लेता है, फ्रांस बुला लेता है युद्ध करने के लिए। और इस क्षेत्र पर भी क्या करता है कि विक्टर एमेनुअल कब्जा कर लेता है। और यहीं एक छोटा सा देश है जिसका नाम है वेटिकन सिटी। और यही वेटिकन सिटी में जो है से कि पूरा का पूरा जितना भी पोप पादरी थे सबको यहाँ क्या करवा दिया जाता है, शिफ्ट करवा दिया जाता है। और इस तरह से 1870 ईस्वी में पूरा इटली का क्या हो जाता है, एकीकरण हो जाता है। ठीक है, यहीं तक जो है कि आपका इटली का एकीकरण पढ़ना था। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।